हाँ जी बेटा, तो हम लास्ट लेक्चर में पास्कल लॉ कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पास्कल लॉ, ठीक है ना। पास्कल लॉ ये कहता है कि जो लिक्विड के अंदर प्रेशर होगा ना, वो हर जगह यूनिफॉर्म होगा, हर जगह एक जैसा होगा। यानी आपने लिक्विड के अंदर कोई फोर्स एक्सर्ट किया तो वहाँ वो फोर्स अगर पर यूनिट एरिया काउंट करें हम, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया थ्रू आउट द लिक्विड क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरे पास कोई कंटेनर है इस तरीके से, ठीक है ना। ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इस तरफ मैंने एक पिस्टन लगा रखा है जिस पर मैं डाउनवर्ड एफ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बोल रहा हूँ ए है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ये हिस्सा डाउनवर्ड जा रहा है तो ये हिस्सा डेफिनेटली कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। इसके अंदर हमने कोई लिक्विड फिल कर रखा है, इसका एरिया कितना है, 2A है। सिंपल सा मैथ लगाएंगे, कोई ख़ास बात नहीं है। तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, F/A हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया, F/A हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करें भी हमें फोर्स कितना मिलेगा, आपसे ये पूछा गया है। मान लीजिए भाई यहाँ पे फोर्स कितना मिलेगा, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, और पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर हर जगह लिक्विड में क्या है, सेम है। तो ये हो जाएगा F/A इनटू इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है भाई, 2A है, ठीक है ना। तो फोर्स क्या हो गया है, यहाँ पर फोर्स डबल हो गया। यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा था, यहाँ पर फोर्स लग रहा था प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ पर हमने एरिया डबल कर दिया तो फोर्स भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपने समझनी है। पहली बात क्या कि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होता है थ्रू आउट द लिक्विड वो सेम होता है। और जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह जो होती हैं, ठीक है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। इधर से कम फोर्स लगाया जाता है, अंदर ब्रेक ऑयल होते हैं या लिक्विड होता है जो कि प्रेशर को पर यूनिट एरिया सेम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यहाँ पर आगे एरिया बढ़ा देते हैं। देखो जैसे यहाँ पर फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एरिया के। ये तो कांस्टेंट है हर जगह पे, तो अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। जैसे बस के अंदर ड्राइवर ब्रेक लगाता है, ठीक है ना, तो जहाँ ब्रेक पैडल होता है, जहाँ पर वो ड्राइवर ब्रेक लगा रहा होता है, वहाँ तो वो बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स लगाता है ना ब्रेक पैडल के ऊपर, ठीक है ना। ब्रेक पैडल के ऊपर तो थोड़ा सा फोर्स लगाता है, पर उसके बाद वहाँ पर ब्रेक ऑयल होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और उसके बाद आगे वो टायर के साथ एक इस तरह की अरेंजमेंट होती है जो कि एक्सपेंड हो जाती है, उस टायर को एंड अपोजिंग फोर्स प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो ये फोर्स है बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एरिया क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया है। यहाँ पर ब्रेक पेडल का एरिया कम होता है, इसका एरिया ज़्यादा होता है, तो फोर्स आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट कहिए आप, हाइड्रोलिक ब्रेक कहिए, मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ यही चीज़। देखो मान लीजिए आपके पास ये कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है ना, और इसमें आपने कुछ इस तरह की ये होल बना रखे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है ना, एक ये वाला, और एक ये ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है ना। इसके अंदर एक पिस्टन लगा रखा है जिसका एरिया A है, इसके अंदर एक पिस्टन लगा रखा है जिसका एरिया है 3A, इसके अंदर एक पिस्टन लगा रखा है जिसका एरिया 2A है, इसके अंदर एक पिस्टन लगा रखा है जिसका एरिया है मान लीजिए A/2। इससे छोटा ले लेते हैं, इससे छोटा ले लेते हैं इसको, सिर्फ इतना। इसके अंदर यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है जिसका एरिया कितना है, A/2, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को हमने एक लिक्विड से फिल कर रखा है, और लिक्विड के अंदर आपको पता है प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं इसको डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ तो डेफिनेटली ये तीनों कहाँ आएंगे, आउटवर्ड की तरफ आएंगे, पक्की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा होने की वजह से अगर मैं यहाँ पर फोर्स निकालना चाहूँ तो फोर्स क्या होगा आपका,
प्रेशर इंटू एरिया होगा, ठीक है ना। प्रेशर क्या है यहाँ पर, F/A, ये वाला प्रेशर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। और एरिया कितना है इसका, एरिया इसका है 3A। तो फोर्स क्या हो गया इस यूनिफॉर्म प्रेशर का 3 टाइम्स इंटू एरिया हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर्स F/A इंटू F डैश लिख देता हूँ, या F1 लिख देता हूँ, इसको F2 लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर F1 किसके बराबर आएगा, प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ पर एरिया कितना है इसका 2A। यहाँ पर क्या हो गया आपका F3, ये हो जाएगा F/A इंटू A/2, ठीक है ना। यानी इस प्रेशर का A/2 टाइम्स हो गया फोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो फोर्स हमें ज़्यादा मिल जाता है, एरिया कम करते हैं तो फोर्स कम मिल जाता है। तो अल्टीमेटली पास्कल लॉ ये कह रहा है कि जो प्रेशर है जो हमने फोर्स लगाया था वो पर यूनिट एरिया यूनिफॉर्म रहेगा, बस कंडीशन इतनी ही है। यहाँ पर भी देखो हमने प्रेशर कितना लिया F/A, यहाँ पर भी कितना लिया F/A, यहाँ पर भी कितना लिया F/A, हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आपका पास्कल लॉ है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑफ अ कॉलम, या इस तरह से मैं देखो कराता हूँ। टॉपिक का नाम क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। एक लिक्विड कॉलम में का मतलब है कि हमारे पास एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने इस हाइट तक, h हाइट तक लिक्विड फिल करके रखा है, और आपसे ये पूछा गया है कि ये लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा होगा बॉटम पे। ये क्वेश्चन है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना प्रेशर होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है आपका यहाँ पे थ्रस्ट बाय एरिया, थ्रस्ट बाय THRUST, थ्रस्ट बाय एरिया। तो थ्रस्ट किसके बराबर होगा, थ्रस्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम के बराबर होगा। इसका कितना वेट है, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक है ना। इसका कितना वेट है, तो वेट क्या होता है M इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। और मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी तो था ही पहले से। तो डेंसिटी तो लिक्विड मान लेते हैं पानी है, या जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो मान लेते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम होगा इसका, अगर A इसका एरिया है और H इसकी हाइट है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी A इंटू H, और ये G तो ऑलरेडी था ही। तो ये क्या हो गया इसका वेट, और ये वेट किसके इक्वलेंट होगा, इसके थ्रस्ट के इक्वलेंट होगा। और हमें क्या निकालना था, प्रेशर निकालना था। तो थ्रस्ट की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, पुट कर देते हैं। थ्रस्ट की वैल्यू क्या आई है, ρAHG लिख दिया यहाँ पर मैंने, डिवाइड बाय एरिया। एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसल। तो कितना बनेगा ये H ρg। ये एक लिक्विड कॉलम का क्या रहेगा आपके पास, प्रेशर रहेगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम जो कि कैसा है, रेस्ट पर है। वो किस पर डिपेंड करता है कि उसकी हाइट कितनी है, उसके अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है, और जी की वैल्यू कितनी है वहाँ पर, ठीक है ना। जी की वैल्यू चेंज हो जाए, या डेंसिटी चेंज हो जाए, या हाइट चेंज हो जाए, तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ प्रेशर निकाला था जो कि थ्रस्ट बाय एरिया होता है। थ्रस्ट किसके बराबर होगा, इसके वेट, क्योंकि देखो यहाँ इधर भी नॉर्मली हर जगह लिक्विड क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो वो टोटल कितना होगा, इसके वेट के इक्विवेलेंट होगा, इसलिए क्या ले लिया, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ले लिया, ठीक है ना। इसके अंदर कितना वेट है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ग्रेविटी, मैंने बोला था पास्कल लॉ में कि अगर हम ग्रेविटी इफेक्ट को कंसिडर नेगलेक्ट करते हैं तो, ये मैंने बोला था। और प्रेशर क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। तो ग्रेविटी इफेक्ट का प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो ये समझ लो। भाई ये मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, और इसके कंटेनर के अंदर यहाँ तक आपने लिक्विड फिल कर रखा है, तो और H हाइट है इसकी, तो यहाँ बॉटम पे प्रेशर कितना होगा आपके पास, H ρg होगा। अभी हमने निकाला, बट उस दौरान यहाँ लिक्विड के ऊपर भी तो एक प्रेशर लग रहा है ना, जो कि एटमॉस्फेयर लगा रही है, जो कि क्या लगा रही है,
एटमॉस्फेयर लगा रही है, ठीक है ना, डेफिनेटली वो लग रहा होगा। तो अगर हम उस चीज़ को भी कंसीडर करें तो जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा, टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, ठीक है ना। इस पॉइंट पर जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पे लग रहा है प्लस ये लिक्विड प्रेशर जो यहाँ पर लग रहा है, इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। टोटल जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। हाँ, अगर आप एटमॉस्फेयर प्रेशर को कंसीडर नहीं करते हैं, मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेगलेक्ट कर दो, तो फिर नेट प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, एच रो जी हो जाएगा, ठीक है ना। इसी से एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बनता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देखो यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है अपवाद, ठीक है ना, अपवाद, एक्सेप्शन, ठीक है ना। दिखने में ऐसा नहीं लगता पर ऐसा होता है, एक्सेप्शन, ठीक है ना। या जो हमने एज्यूम किया उससे कुछ उल्टा हो जाए। देखो आपके पास ये जो है आपके पास कंटेनर है लिक्विड का, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, ठीक है, और एक ये ले लेते हैं। ये हमारे पास 3 लिक्विड के कंटेनर हैं, तीनों जो हैं वो ग्राउंड से सेम हाइट पर हैं। थोड़ा सा इसको नीचे बना देता हूँ। तीनों जो हैं वो ग्राउंड से सेम हाइट पर हैं, ठीक है ना। तीनों के अंदर हमने एक टैप लगा रखा है जो कि सेम हाइट पे लगा हुआ है। तीनों के अंदर एक टैप लगा रखा है हमने जो कि सेम हाइट पे लगा हुआ है ग्राउंड से, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि तीनों में से लिक्विड किस में ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है। यहाँ पर जो लिक्विड आ रहा है वो तीनों में से किस में ज़्यादा प्रेशर पे आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि तीनों से सेम आ रहा है, क्योंकि प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एच रो जी पर। हमने तीनों के अंदर सेम लिक्विड डाला है, जी की वैल्यू सेम है, तो एच भी क्या रहेगा, अगर एच भी सेम है तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी अगर हमने तीनों के अंदर सेम हाइट तक लिक्विड भरा है, तीनों के अंदर हमने सेम हाइट तक लिक्विड फिल किया है, तो हाइट तीनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी, और तीनों जगह लिक्विड प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी तीनों केस में जो लिक्विड बाहर आएगा वो सेम स्पीड से बाहर आएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। दिखने में ऐसा नहीं लगता पर एक्चुअल में हाइट सेम होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर क्या है, एच रो जी है। तीनों के अंदर सेम लिक्विड था, जी की वैल्यू सेम थी, तो अगर एच भी सेम होगा तो तीनों के अंदर यहाँ तीनों पॉइंट से, ये जो पॉइंट ए बी और सी है, तीनों पॉइंट से जो लिक्विड फ्लो करेगा वो सेम स्पीड से आएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसको हम बोलते हैं टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसको हम बोलते हैं और टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट। टॉरिसेली साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे है ये। एक्चुअल में हुआ क्या कि इन्होंने, टॉरिसेली ने एक कंटेनर लिया इस तरीके से, ये वाला, ठीक है ना, इस शेप में एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर के अंदर उन्होंने मरकरी फिल कर दी। क्या फिल कर दी, मरकरी फिल कर दी। फिर इस तरह से एक यू शेप ट्यूब ली जिसकी हाइट कितनी थी, 1 मीटर। इस यू शेप ट्यूब की हाइट कितनी थी, 1 मीटर थी। इसको अच्छे से धो मांज के साफ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से इस ट्यूब पे ऐसे यहाँ पर अपना थंब रखा और उसको एकदम सील कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख दिया, इसके अंदर उस ट्यूब को यहाँ उठा के ले आए, यहाँ रख दिया इस तरह से, वर्टिकली इन्वर्टेड, ठीक है। तो होगा क्या, देखो इस एंड पर तो लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अंदर हमने बना रखा था वैक्यूम। अंदर क्या बना रखा था, वैक्यूम बना रखा था, धो के साफ करके वैक्यूम बना दिया, और फिर यहाँ पे अंगूठा लगा दिया था ऐसे, इस तरीके से। वैक्यूम बनने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एयर नहीं है, एयर नहीं है तो यहाँ पर प्रेशर होगा लो और यहाँ पर प्रेशर होगा हाई। आगे भी आप पढ़ोगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी के लिए इतना समझो कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो वर्क डन जो होगा वो कहाँ होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। तो ये जो मरकरी है ये इसके अंदर
राइज कर जाएगी, ये मरकरी इसके अंदर राइज कर जाएगी। और कहाँ तक जाएगी मरकरी? मरकरी जाती है 76 सेंटीमीटर तक। ये कितना था? 1 मीटर लंबी ट्यूब थी, 76 सेंटीमीटर मरकरी ऊपर चलेगी। उसके बाद क्या हो गया? मरकरी का राइज होना बंद हो गया। इसका मतलब अब क्या हो गया कि इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों क्या हो गए हैं? सेम हो गए हैं। तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन बनाते हैं कि 1 ATM इज इक्वल टू क्या होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगा? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होगा। क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन थी तो हम ये मान के चल रहे थे कि यहाँ पर प्रेशर कितना है? 1 ATM है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है ना? तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर वैल्यू निकाली जाए तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? H ρg, जहाँ पर H क्या है? हाइट। तो कितनी हाइट तक गया था? 76 सेंटीमीटर तक गया था। रो क्या था यहाँ पर? डेंसिटी। मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10⁻³ जी कितना होता है आपका? 9.8। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल। ये आपका क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। 1 ATM की वैल्यू हो जाएगी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी। वो किया क्या टॉरेसेली ने? एक कंटेनर के अंदर मरकरी लिया, उसके बाद एक इस तरह से यू शेप्ड ट्यूब, एक ट्यूब ली उन्होंने, इसको साफ़ किया, फिर इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया, फिर यहाँ पे थंब रखा और वो थंब यहाँ ले आए इसके अंदर, और मतलब ट्यूब को यहाँ ले आए और धीरे से थंब हटा दिया। तो हटाते ही क्या होगा? यहाँ पर वैक्यूम है, प्रेशर लो है, एयर अंदर प्रेशर लो है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि बाहर तो हवा का दबाव लग रहा है मरकरी के ऊपर। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये मरकरी राइज कर जाएगी। ठीक है ना? और कितना राइज कर गई? 76 सेंटीमीटर राइज कर गई। तो यहाँ से हमने क्या निकाला? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकाली, जो कि कितनी आई? 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल। ठीक है? अच्छा, अब इसको, इस स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट कितना सही है। ठीक है ना? ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1 ATM जो है, 1 ATM जो है ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। 1 ATM जो है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। इसको चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ तक ठीक है। ठीक है ना? तो इसके लिए देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे H ρg। ठीक है ना? और ये किसके बराबर आया था? 1.013 इंटू 10⁻5 के बराबर आया था। तो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू इतनी है बेटा। तो यहाँ से मैं हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर निकाल सकता हूँ। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होगा? 1.013 इंटू 10⁻5 बाई डेंसिटी, यानी कि 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आएगा? 7951 मीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 8 किलोमीटर। पर हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट तो इतनी नहीं होती है। एटमॉस्फेयर तो आपने पढ़ा है ये 400 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। गड़बड़ क्या की है? देखो, पहली बात क्या कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती है। हम इसकी वैल्यू कितनी लेके चले हैं? 9.8। आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ये पढ़ चुके हो कि जी की वैल्यू वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू हाइट भी और विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ भी। ये बात अलग है कि थोड़ा चेंज आता है, बट चेंज तो आता है, हर जगह एक जैसी नहीं है। ठीक है ना? तो ये एक बात आप कह सकते हो यहाँ पर। और दूसरी बात क्या कि यहाँ पर जो डेंसिटी है ना एटमॉस्फेयर की, यहाँ पर मैं एटमॉस्फेयर की डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी हर जगह एक जैसी नहीं होती है। ठीक है ना? क्योंकि आपने सुना होगा कि पहाड़ों में जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, यानी हम जैसे जैसे हाइट पर जा रहे हैं तो एयर डेंसिटी क्या हो जाती है? लो। तो हर जगह एयर डेंसिटी सेम नहीं है। इस जो टॉरेसेली एक्सपेरिमेंट किया गया था वहाँ पर ये एज्यूम किया गया था कि जी हर जगह सेम है और डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर भी हर जगह सेम है, जो कि प्रैक्टिकली हर जगह नहीं होता। ठीक है ना? तो ये आप कह सकते हो इसकी एक लिमिटेशन है कि हम हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एग्जैक्टली नहीं निकाल पा रहे हैं इससे। ठीक है ना? अब मैं कुछ कुछ यूनिट्स बता रहा हूँ आपको प्रेशर की। ठीक है ना? यूनिट्स ऑफ प्रेशर देखिए,
यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है ना, एक यूनिट तो क्या रहेगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसकी यूनिट रहेगी पास्कल। अगर सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो वो हो सकती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, और एक मैंने भी आपको बताया एटीएम की बात करें, मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, जो कि कितना आया था, इंटू 10⁵ पास्कल, ये आया था ना, ये 1 एटीएम था, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। आप चाहो तो इसको डाइन में भी लिख सकते हो, 1.013 इंटू 10⁻, पास्कल है, तो ये हो जाएगा आपका 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, इसको हमें कन्वर्ट करना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, तो न्यूटन की पावर, न्यूटन को लिखेंगे डाइन में तो 10⁵ आएगा, और ये मीटर स्क्वायर नीचे लिखना है हमने इस तरह से। तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और उसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो सिर्फ कितना बचेगा आपके पास, 10 ही तो बचेगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने 10⁵ तो ऑलरेडी था ही यहाँ पे, एक पावर से और ऐड कर दिया मैंने इसको। ठीक है ना, और एक और भी अगर हम तरीके की बात करें तो जैसे होता है एक बार। ठीक है ना, 1 बार जो है वो किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। जो ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं ना, मेट्रोलॉजी, ठीक है ना, वो भी इस यूनिट का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, बार का। ठीक है ना, 1 बार किसके बराबर होगा, 10⁵ पास्कल के बराबर होगा। बाकी तो बना ही लोगे, 1 मिली बार अगर लिखना हो हमने तो 1 मिली बार 10⁻³ बार हो गया, और 10⁻³ इंटू 10⁵ तो कितना हो गया 10⁻² पास्कल। यानी 1 मिली बार जो है वो किसके बराबर है आपके पास, 10⁻² पास्कल के बराबर है। एक और यूनिट बता देता हूँ आपको, 1 टॉरर, 1 TORR, 1 टॉर। ठीक है ना, 1 टॉरर जो है वो किसके बराबर होता है, 1 mm ऑफ मरकरी, 1 mm ऑफ मरकरी, यानी 76 सेंटीमीटर को हमने 760 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि 76 सेंटीमीटर तक ऊपर गया था ना वो, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो हमने उसके 760 पार्ट कर लिए उस टॉरिस-सीरी एक्सपेरिमेंट में, 760 पार्ट कर लिए, और एक हिस्से को क्या बोलोगे, 1 टॉरर प्रेशर, एक को क्या बोलोगे, 1 टॉरर ऑफ प्रेशर। मैं फिर से बता रहा हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1 ATM है, ये 1 बार है, और ये 1 टॉरर है। टॉरर छोटी यूनिट है, बार बड़ी यूनिट है, नाम उल्टा है। यहाँ 3 अल्फ़ाबेट हैं, ये बड़ी है, यहाँ 4 अल्फ़ाबेट हैं, ये छोटी है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है।